को खरीदने के लिए, उनके ज़मीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। और चुन चुन के लोगों को, मैं अपने गुजरात से एक एमपीए से मिला तो उसने भी वही बात की जो ज्यादातर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी बताया गया और हमारे एलआई को। और मैं आज यहां खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग को भी आज दाद देता हूं, आज खराज तहसीन आपको भी पेश करता हूं, क्योंकि एलाइज को भी पूरा धमकियां दी गई। हमारे लोगों को पहले तो खैर ऑफर किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं, और फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम आप फलाना कर देंगे। पैसे अलहदा, धमकियां अलहदा। और एक चीज जो सबको कही गई, मैं आज आप भी हैं और ये मेरी कौम भी सुन रही है, ये एक चीज कही गई कि देखें पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको तो माइनस कर दिया, उसके तो फ्यूचर ही नहीं है। देखें आप सबके लिए भी, और मैं अपनी कौम जो देख रही है, मैं सबके लिए आज एक पैगाम देना चाहता हूं। स्वाय अल्लाह के और उसके बाद ये जो कौम के वारिस हैं अल्लाह के बाद, वो पाकिस्तान की अवाम है। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। और जो भी ये समझता है, जिसमें भी ये तकब्बुर है, ये जो रौनत है, ये तकब्बुर कि जी हमने रेड लाइन डाल दी, ना उनके अंदर अकल है। सिर्फ बेवकूफ इंसान ऐसी बात कर सकते हैं। ना उनको सियासत की समझ है, ना उन्होंने तारीख पढ़ी हुई है, ना उन्होंने इस मुल्क की तारीख पढ़ी हुई है। जिसने भी कोई थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसने तारीख पढ़ी हो, वो कभी भी इतनी अहमकाना बात नहीं कर सकता। हमेशा एक मुल्क के अंदर अवाम फैसला करती है किसके ऊपर रेड लाइन डाली जाती है और नहीं डाली जाती। आप माशाअल्लाह, और मैं अल्लाह का हाथ उठा उठा के शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने आज आपकी जमात, उसको आज वो मुकाम दिया है। 70 साल मेरी उम्र है। मैं आपको पूरे यकीन और वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात को वो मकबूलियत नहीं मिली जो माशाअल्लाह अल्लाह ने आपकी जमात को दी है। और अगर किसी को शक था तो उठा के देख लें। पहले तो 65 जलसे किए, जरा 65 जलसों की जरा वीडियोस लोगों को दिखा दें। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। गर्मी की इंतहा के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की पब्लिक निकली, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे पब्लिक नहीं निकली किसी भी जमात के लिए। पब्लिक ने बार बार बताया वो किधर खड़ी है, वो आपके साथ खड़ी है। जब हमारी हुकूमत एक साजिश के तहत गिराई गई, 9 अप्रैल को जब मैं अपनी डायरी लेके घर पहुंचा, तो जो भी ये रेड लाइन ड्रॉ करने वाले समझ रहे हैं कि रेड लाइन ड्रॉ की, सबको शॉक मिला कि जब 10 अप्रैल को पाकिस्तान की पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। इस मुल्क की तारीख में कभी भी पाकिस्तान की पब्लिक, एक हुकूमत जिसको हटाया गया हो, आज तक पाकिस्तान की पब्लिक ने मिठाइयां तो बांटी हैं, कभी उस हुकूमत के लिए लाखों लोग नहीं निकले। और उसके बाद इलेक्शंस हुए।
16 जुलाई को इलेक्शंस हुए। एक अजीब सिचुएशन था कि हमजा को यहां बैठा दिया गया, सारी उसके साथ पुलिस, इंतजामिया, एस्टेब्लिशमेंट मदद कर रही है उसकी, हर चीज, इलेक्शन कमीशन पूरी मदद कर रही है। यह भी पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ कि स्वीप की तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शन स्वीप किए। और वो क्यों किए? क्योंकि पाकिस्तानी कौम निकल आई। कभी इस तरह कौम नहीं निकली, ना किसी ने बरादरी देखी, ना किसी ने रिश्तेदारियां देखी, लोग नजरिए के लिए निकले। और आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सब ने शिरकत की, आपने सब उस बाय इलेक्शंस में शिरकत की और आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह पब्लिक निकली और पब्लिक ने वाज़े बता दिया कि हम किधर खड़े हैं। फिर 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ। 16 अक्टूबर को चुन के इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ ने चुन के वो हल्के, उन हल्कों के अंदर बाय इलेक्शन करवाई जो हमारे सबसे कमजोर थे, जिनमें पीडीएम की, इन सारी जमातों की दुगनी वोट्स थी हमारी 2018 इलेक्शन में। चुन के उन्होंने इलेक्शन करवाए और वो आप सब ने देखा कि 8 में से 7 इलेक्शन हम जीते और पब्लिक ने वोट डाली। पब्लिक ने वोट डाली ये जानते हुए कि मैंने इलेक्शन में, हमने असेंबलियों में नहीं बैठना था। ये कभी आपने सुना है पाकिस्तान में? कभी ऐसे पाकिस्तान में हुआ कि पब्लिक इस चीज को जानते हुए कि ये जो एमएनए को हम वोट डाल रहे हैं ये हमारे काम नहीं करवा सकेगा, हमारी गली सड़कियां, हमारे जो काम है वो नहीं करवा सकेगा, ये असेंबली में भी नहीं जाएगा। 8 में से 7 इलेक्शन जीते। पब्लिक वाज़े बताती जा रही थी कि वो किधर खड़ी है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसला किया गया कि हम डंडे के जोर से पब्लिक ओपिनियन को मोड़ेंगे। अब ये भी कौन से जीनियस ये सोच रहा था, कैसा ज़हन ये चीजें सोच रहा था, कौन सा, यानी मैं कई दफा हैरान होता हूं कि ये कौन फैसले ऐसे करता है कि जब पता है कि पब्लिक किधर खड़ी है, उसके बावजूद इन्होंने फैसला किया कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह डंडे के जोर से हमें लगाएंगे उस लाइन पे कि जी चोरों को हम किसी तरह मान लें। सारी कोशिश हो रही थी कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान कौम इन चोरों को, जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, जिनके दौरान हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, जिसके दौरान पाकिस्तान दुनिया में पीछे रह गया, हर चीज में हम पीछे रह गए। आईटी, एक चीज ले रहा हूं, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। हिंदुस्तान ने सन 2000 में $1 अरब उनकी आईटी एक्सपोर्ट थी। आज उनकी $140 अरब आईटी एक्सपोर्ट है। यहां किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की, क्योंकि ये जो 2 खानदान आए थे इनको सिर्फ एक काम आता था, पैसा चोरी करना और उसके बाद एनआरओ लेना, और यही इन्होंने किया। आते साथ ही ना इनका कोई गेम प्लान था। इनको जब हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ना इन्होंने सोचा कि इन्होंने आगे कैसे माशरत को ठीक करना है, कोई रोड मैप देना है इकोनॉमी का, ना इनके पास और कोई सोच थी। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, एनआरओ लिया, और एना आते साथ ही तैयारी करके इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म किए। 1100, मैं आप सबको, क्योंकि आप मेरे एमपीज हैं और आपने अभी तैयारी करनी है अगली कैंपेन के लिए हमारी, क्योंकि इलेक्शन का साल है और इंशाअल्लाह हमने इलेक्शन फौरी तौर पे करवाना है। आप सबको यह पता होना चाहिए कि 1100 अरब रुपए के इन्होंने अपने करप्शन के केस माफ करवाए हैं। इकॉनमी डूबना शुरू हो गई, नजर आ रहा था कि इनको कोई समझ ही नहीं है इकॉनमी की,
और इनको यह भी, क्योंकि माजी में जब भी ये इख्तिदार में आए हैं इन्होंने यही किया है। 99 में जब इनकी हुकूमत गई, इकॉनमी बैंकक्रप्ट, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई गई। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो दौलत में इजाफा होगा कौम की। फिर से जब ये 2018 में गए, फिर मुल्क बैंकक्रप्ट, 5 साल में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। और जब जो भी ये सोच रहा था कि इनको लेके आएगा, और हमें पता है कौन किसके ख्याल में था कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, कैसे वो समझ गया कि जो माजी में उन्होंने आज तक मुल्क को बैंकक्रप्ट करके छोड़ के गए, अपनी दौलत बढ़ गई, कौम बैंकक्रप्ट हो गई, वो अब ठीक करेंगे। तो मुल्क के ये जो हालात आज नजर आ रहे हैं मायशत के, ये होना ही था। और हमारे ऊपर कह रहे हैं कि जी ये देखिए ये पिछली हुकूमत ने किया। हमारी हुकूमत ने बैंकक्रप्ट इकॉनमी संभाल के, एक बैंकक्रप्ट इकॉनमी, और फिर से मैं जरूर कहूंगा आप सबको, एमपीज को, कि आप इकोनॉमिक सर्वे में जरूर फिगर्स पढ़े हैं कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी की वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस थी जो हमारे आखिरी 2 साल थी। कोरोना के बावजूद पहला साल बैंकरप्सी, उससे निकाला, कोरोना से मुल्क को निकाला, और आखिरी 2 साल सिर्फ मार्शल लॉज के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस थी। और वो भी क्योंकि हम अमेरिकनों के साथ थे, सीटों सेंटों में, अयूब खान के दौर में, जियाउल हक के अफगान जहाज में साथ थे, जनरल मुशर्रफ के वॉर ऑन टेरर में उनके साथ थे, तो डॉलर्स आ रहे थे। हमारी बारी, कोई हम किसी एक आजाद फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहे थे जिसका भी एक, कईयों को ये नहीं पसंद, या गुलाम ज़हनियत के लोग बैठे हुए जिनको ये नहीं पसंद आया, क्योंकि उनको तो गुलामी करनी है। वो तो समझते हैं कि जब तक हम किसी सुपर पावर के जूते ना पॉलिश करें तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। उनको तो खुददारी का पता ही नहीं है। तो खुददार फॉरेन पॉलिसी के बावजूद हमारे आखिरी 2 साल में रिकॉर्ड ग्रोथ थी। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे टैक्स कलेक्शन हो, चाहे रेमिटेंसेस हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो, ज़राअत के अंदर, सब पॉजिटिव जा रहा था। जब से ये आए हैं, आज ये हाल है कि हिंदुस्तान के, आज टीवी देख लें, नरेंद्र मोदी की एक छोटा सा क्लिप चल रहा है कि वो बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे भिखारियों की तरह दुनिया में फिर रहा है, ये जो अभी जनीवा गए थे। और मैं जनीवा का भी एक बात कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा डेलीगेशन ले जाना जनीवा में, जब भीख मांगने जा रहे हैं, सबसे महंगे होटलों में ठहर रहे हैं, इतना बड़ा डेलीगेशन, ज्यादातर लोग जूम के ऊपर बात कर रहे हैं। आजकल कौन सी ऐसी चीज थी जो जूम पे नहीं हो सकती थी? मैंने जूम के ऊपर यूनाइटेड नेशंस को भी एड्रेस किया हुआ है, मैंने जूम के ऊपर सारी मीटिंग्स की हुई हैं। कोई जरूरत नहीं है आजकल के जमाने में इतना बड़ा डेलीगेशन भीख मांगने के लिए वहां जाने, और उससे क्या मिला वो खैर अगली बात है। लेकिन पॉइंट मैं कह रहा हूं, मायशत हम वो छोड़ के गए थे जिससे हम आगे, हमारी कोशिश थी, जो मैक्सिमम डॉलर आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, कभी इतने ज्यादा डॉलर्स नहीं आए बाहर से, और हमारी कोशिश ये थी कि उसको बढ़ाते जाना था हमने। और इन्होंने जो आपके सामने, अब सिर्फ इनके पास एक पॉलिसी रह गई है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कि भीख मांगे, थोड़ा सा पैसा आएगा, कैंसर का इलाज डिस्पेंस से होगा, थोड़ी देर और चले जाएंगे, अवाम महंगाई में पिस गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और अब यह है कि या तो आईएमएफ की कंडीशंस माननी पड़ेंगी, इसका मतलब महंगाई, अगर आईएमएफ की कंडीशंस नहीं मानेंगे तो और ज्यादा महंगाई। उधर आके आज पाकिस्तान को इन्होंने खड़ा कर दिया। और मैं खास तौर पे अब पाकिस्तान के आखिर में ये आप सबके लिए, क्योंकि जो ये हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, मैं अपने इंसाफ के इदारे, मैं खास तौर पे उनसे आज अपील करता हूं कि देखें, आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिग्निटी ऑफ मैन, इंसान का वकार, इज्जत नफ्स की हिफाजत करता है।
जो हमारा आर्टिकल 14 है आइन का, वो हमारी हिफाजत करता है। अब मैं अपने इंसाफ के निज़ाम से पूछना चाहता हूं, हम कोई चाहते नहीं है कि किसी किस्म की ऐसी तनकीद हो कि हमारी अदलिया नाराज हो, क्योंकि हम चाहते हैं एक मजबूत अदलिया हो। लेकिन मैं आज ये जरूर आप सबके सामने, क्योंकि आप लेजिस्लेटर्स हैं, आप कानून साजी करते हैं, आपने भी असेंबली में जब भी मौका मिले ये जरूर बात उठाएं कि क्या हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं। क्या आइन जो हमें राइट टू डिग्निटी देता है, ये जो हमारे लोगों से हुआ है 25 मई, आप सब, आपको पता है 25 मई को आपसे क्या हुआ है। आप सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, आपके घरों के अंदर जिस तरह पुलिस घुसी है, सुबह के 3 बजे, आज तक सुना है कोई पुलिस सुबह के 3 बजे लोगों के घरों में दीवार छलांग मार के अंदर आती है? यहां राशिदा बेगम बैठी हुई हैं, उनकी उम्र देखें, उनको उठा के पुलिस थाने घसीट के लेके गए। कौन सा जुर्म कर रही थी वो? हम कौन सा, हमारी पार्टी के लोग क्या जुर्म कर रहे थे जो लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, उठा के लेके गए, थानों में लेके गए 2 दिन पहले 25 मई से, कि सिर्फ इसलिए कि हम, हमारा जो आईनी हक है कि हम एक पुरअमन एहतजाज ना करें। और क्यों नहीं, मुझे अफसोस यह है कि क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की गई। हम किसकी तरफ देखें? हम अपनी अदलिया की तरफ ही देखेंगे ना, कि जो लोगों से जुल्म हुआ उस दिन, जो वो 1-2 लड़के शहीद हुए उस दिन, क्या जुर्म था हमारा? आज तक 26 साल की पॉलिटिक्स में कब हमने इंतशार फैलाया है? मैं जब 26 मई को मैंने जब वो कॉल ऑफ किया, मुझे पता था इंतशार होना है। फिर हम, जब हमारे लाखों लोग जब पिंडी थे 26 नवंबर को, हम इस्लामाबाद आराम से, हम सारे इस्लामाबाद, कोई पुलिस रोक नहीं सकती थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। इंतशार रोकने के लिए हमने फैसला किया कि हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस करवाएंगे। इलेक्शंस एक जमहूरी अमल है और उससे हमें रोका गया। हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह हम इलेक्शन ना करवा लें अपनी जो 2 असेंबली हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब में। क्यों डर रहे हैं? मैं ये अब सवाल पूछता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम जमहूरी हैं, ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? वो इसलिए डरते हैं कि ये पब्लिक से डरते हैं। इनको पता है कि जब भी ये पब्लिक के अंदर जाएंगे इन्होंने हार जाना है। इस्लामाबाद का इलेक्शन 2 दिन पहले इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद का इलेक्शन ना हो। क्यों डरे हुए थे इस्लामाबाद के इलेक्शन से? क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने हार जाना है। इनका कौन है स्पेशलिस्ट जो पंजाब में पहले भी आया था, सिंध हाउस में जो मंडी लगी हुई थी जिधर वो पैसे चला रहा था? आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी पब्लिक में निकल नहीं सकता, इसके अपने पीपल्स पार्टी के लोग उसकी तस्वीर नहीं लगाते क्योंकि उनको वोट नहीं मिलेगी। और उसका काम क्या है? चोरी और हराम के पैसे से वो लोगों के जमीर खरीदता है। और मैं इसलिए अपनी सारी आज एमपीज को फिर दाद देना चाहता हूं कि वो चक्कर मारने आया था यहां फिर कि जनाब वो किसी तरह फिर खरीदो फरोख्त करेगा। और मुझे बड़ा फख्र है, मुझे अपने मेंबर्स पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस पे बहुत फख्र है कि जिस तरह आसिफ जरदारी आया और फेल हुआ, जिस तरह आपने उसको मुस्तरद किया कि आपके जो हमारे लोगों ने निकलना था। वैसे ये एक तरह मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आसिफ जरदारी का कि इसने हमारी पार्टी का सफाया तो कर दिया ना, जो गंदे अंडे थे, जिन्होंने बिकना था, शुक्र है उनको फारग किया। तो अब हमारी पार्टी माशाअल्लाह आज वो पार्टी बन गई है
जो मुझे तो आपके ऊपर सबका ऊपर बड़ा फख्र है। मैं सिर्फ ये जो अपने इंसाफ के इदारों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, कौन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा अगर आप नहीं करेंगे? शहबाज गिल से क्या हुआ? अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह रिकवर नहीं किया जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। अभी तक असरात हैं उसके, आज भी वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। आजम स्वाति से जो हुआ, मैं सबसे पहले तो आजम स्वाति आपको सलाम करता हूं अपनी कौम की तरफ से। उस उम्र में जो उससे किया गया, उसकी डिग्निटी, मैं फिर से कहता हूं, आइन की जो शिक 14 है, राइट टू डिग्निटी, उससे जो किया गया, मेरे ख्याल में ग्वांटानामो के अंदर भी जो जंगी कैदी थे जो अमेरिका ने रखे हुए थे, उनसे भी ये ना हो। आपको पता है कि अमेरिका अपने मुल्क में इस तरह की चीज नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने ग्वांटानामो में वो जो उन्होंने जेल बनाए ताकि वहां तशद्दुद कर सके। वो भी, उससे ज्यादा तशद्दुद हमारे लोगों पे पाकिस्तान में हुआ है। वहां भी इस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ। आजम स्वाति के, जमील फरूकी, अरशद शरीफ से सोचे क्या हुआ है? पता है कि कौन सी एजेंसीज ने उसको धमकियां दी जिसकी वजह से मुल्क छोड़ के गया, और अभी तक किसी को एतमाद नहीं है पाकिस्तान में कि इंसाफ मिलेगा। ये जो फरहान, जिसके ऊपर मुनिस सलाई ने ट्वीट किया, उनका एक करीबी दोस्त को प्रेशराइज करने के लिए काफ लीग को, जो फरहान से किया गया, 3 दिन उसको उठा लिया, 3 दिन उसे उठाया, जख्मी हालत में वो अदालत में गया, और अदालत में वो बोल ही कुछ नहीं सका। वो इतना खौफजदा था कि उसको डर था कि उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगी अदालतें, क्योंकि जिन लोगों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया वो ज्यादा ताकतवर है। इस खौफ से वो बोला ही कुछ नहीं अदालत में जाके। किसका? देखें, मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है? क्या इस मुल्क में हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं है? अगर वो जो 3 दिन उसे तशद्दुद किया, और जो मुझे चौधरी परवेज इलाही ने बताया कि उससे हुआ क्या है, किस तरह का तशद्दुद उस पर किया गया, अगर आप सबको मैं बता दूं तो आपको खौफ आएगा कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और फिर चले छोड़े, मैं इमरान खान हूं, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर वो पहले बताता है, मैं 26 सितंबर और 7 अक्टूबर को मैं बड़े जलसों में, एक जलसा था रहीम यार खान, यहां बैठे हुए होंगे रहीम यार खान के एमपीज, उनको याद होगा मैंने वहां का, और फिर मियांवाली में मैंने 7 अक्टूबर को जलसा किया। दोनों जगह मैंने बताया कि मेरे ऊपर पूरा प्लान बन रहा है कत्ल करने का, कैसे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे वारदात होगी, प्लान किधर बना, किसने वो वीडियो टेप बनाई, वो किस एजेंसी में बनी, वो फिर कैसे चली आगे, फिर कैसे पूरा प्लान किया गया। मैंने जलसों में ये बताया कि ये प्लान बन रहा है मुझे कत्ल करने का, और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ हुआ वजीराबाद में। अब तमाशा ये जरा देखें, पहले तो मैं, जो मेरा हक है, मेरा राइट है कि मैं अपनी एफआईआर कटवा सकूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है वो लिखे। हां, तफ्तीश हो, साबित हो जाए कि जनाब वो उन्होंने नहीं किया या किया, लेकिन मेरा राइट है, मेरा हक है, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है
कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। मुझे तो सारा पता था कि किस तरह प्लान बना है, मैं तो जानता था वो 3 लोग कौन थे, मुझे तो पूरी रिपोर्ट आ रही थी कि इन्होंने करना है। ये सोचे, ये मैं आपको फिर बताऊं कि ये मैं इसको, क्योंकि मैं लोगों को गलतफहमी ना हो कि मैं इसको पॉलिटिक्स समझता हूं, मैं इसको जहाद समझता हूं। ये मेरी हकीकी आजादी की जहाद है मुल्क के लिए, ये पॉलिटिक्स नहीं मैं कर रहा। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस में आप सबको प्लीज एक बात बताना चाहता हूं, अल्लाह मुझे सब कुछ बहुत पहले दे बैठा था। कोई आदमी जिसको पता हो, मुझे पता था कि वारदात होनी है, मुझे पता था कि ये मार्च के ऊपर उन्होंने मेरे ऊपर वारदात करनी है। और मुझे इतना भी याद है कि जब गुजरांवाला में हम थे तो एक पुलिस का पूरा मेरे इर्द गिर्द एक सर्कल था। जब वजीराबाद थे तो मैं इर्द गिर्द देखा, मुझे तो वहां कोई, मैं हैरान था कि पुलिस नहीं इर्द गिर्द थी। तो मुझे पता था कि ये सारा हो रहा है। मैं जब घर से निकलता था तो मुझे ये इल्म था कि ये हो सकता है कि आज मेरे ऊपर वारदात हो, और मुझे भी पता था, मेरी बीवी को भी पता था। लेकिन मैं इसलिए कर रहा था, इसलिए मैं निकला हुआ था इसके लिए। और इंशाअल्लाह ये जब मेरी टांग, और डॉक्टर्स ने कहा कि 3 महीने लगते हैं हील होने में, तो 2-3 हफ्ते रह गए हैं, जैसे ही मेरी टांग ठीक होगी मैं फिर सड़कों पे होऊंगा, मैं फिर पब्लिक के अंदर होऊंगा। क्योंकि मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों और मेरे पार्लियामेंटेरियन याद रखो ये कि देखिए, अल्लाह कुर्बानी के बगैर आजादी नहीं देता। हम जब तक कि कौम ये कुर्बानी का मादा नहीं पैदा करेगी, हम आजाद नहीं होंगे। ये जिस तरह के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जिस तरह के ये जुराइम पेशा लोग, ये बदमाश, जिस तरह ये राना सनाउल्लाह है, जिस कौम के ऊपर भी इस तरह के लोग मुसल्लत हो जाए वो कौम तबाह हो जाती है। अल्लाह ने इसलिए हमारे ऊपर फर्ज किया हुआ है, हमारे ऊपर जहाद फर्ज है। और जहाद है क्या? नाइंसाफी और जुल्म के सामने खड़े हो। हमें अल्लाह हुक्म देता है कि जब आप जुल्म और नाइंसाफी देखते हैं उसके सामने खड़े हो, मुकाबला करो, सर ना झुकाओ उसके सामने। जुल्म के बुत, खौफ के बुत की पूजा ना करो, यह अल्लाह का हुक्म है। तो ये जो ऊपर हमारे चोर और हर किस्म का मुजरिम जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया है, यह हम सब का हक है, फर्ज है कि हम इनके सामने खड़े हों, नहीं तो आगे तबाही है। 2 रास्ते हैं। हम अपने आप को, अल्लाह इसलिए हमें कहता है कि इनके सामने खड़े हो ताकि हम आजाद हो जाएं, और आजाद कौमों की परवाज ऊपर होती है। लेकिन अगर हम इस जुल्म, ये जो इन्होंने डराया धमकाया, ये दहशत पैदा की है ना, फरहान से जो किया है, जो आजम स्वाति से किया, शहबाज गिल से किया, जो सहाफियों से किया, ये क्या कर रहे थे? दहशत फैला के हमें भेड़ बकरियों की तरह डरा धमका रहे थे कि हम कबूल कर लें इन चोरों को। जिस वक्त हमने इन चोरों को कबूल किया, आप ये समझ लें कि हमने अपने मुल्क का डेथ वारंट साइन कर लिया। कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, आज समझ जाएं कि पाकिस्तान के लोग उम्मीद छोड़ बैठे हैं पाकिस्तान से। अब उम्मीद सिर्फ आपसे रखी हुई है लोगों ने कि वो 2 लोग सिर्फ ये देख रहे हैं क्या तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाएगी, क्या इन चोरों का मुकाबला करेगी, या ये भी बैठ जाएगी, घुटने टेक लेगी। ये लोग बस सिर्फ ये देख रहे हैं। उम्मीद आप पे है। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले चंद महीनों में, और वो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, मेरे एमपी सुन लो, वो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, ब्रेन ड्रेन हो रही है, जिनके ऊपर हमने पैसे खर्च किए हुए हैं, जिनकी माशरे में जरूरत है, जिन लोगों की, वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं क्योंकि लोगों की उम्मीद चली गई है। इनकी शक्लें देखें, इनकी जरा करतूतें देखें, इनका रिकॉर्ड देखें, तो किसको उम्मीद रहेगी पाकिस्तान पे?
इसलिए हम सब ने खड़े होना है, इसलिए आप सब ने जहाद समझ के, इसको पॉलिटिक्स ना समझें प्लीज। आपका ख्याल है कि क्या आप मुझे कोई पॉलिटिक्स में दे सकता है कि मैं अपनी जान को रिस्क करूं? कोई अपनी जान की बाजी लगाता है कि किसी पॉलिटिक्स या वजारतों के लिए या वजारत उज़्मा के लिए? कितने हैं? मैं इस मुल्क की आजादी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप भी इसको ऐसे देखें। ये जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे देंगे, ये आपका इम्तिहान है। और मैं जिस तरह अभी तक आप खड़े रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 दिन हैं जिन्हों में इंशाअल्लाह हम फैसला होगा, इसमें आप सब कामयाब होंगे और हम सब कामयाब होंगे। हम सब इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। मैं सिर्फ बिलाल वड़ाइच को, जो इंडिपेंडेंट एमपी है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं पार्टी के अंदर। और मुझे पता है हमारे थोड़े से लोग अभी पहुंच रहे हैं, तो मैं सबकी मैं जिस तरह क्रिकेट का स्कोर देख रहा हूं, उसी तरह मैं आपके भी पूरा स्कोर फॉलो कर रहा हूं कि अभी तक नंबर किधर तक पहुंचा है। और मुझे नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह वो जो हमारा विक्ट्री टारगेट है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं आखिर में मैं आपको आज अपने पार्लियामेंटेरियंस को और मैं अपनी कौम को, मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं कि क्योंकि अभी तक मैं बाहर नहीं निकल सकता, मुझे यानी अवाम में नहीं निकल सकता, इसलिए कि मेरी जो टांग अभी तक 3 महीने लगती हैं उसको ठीक होने में तो थोड़ा सा भी वक्त है उसको। और मैं यकीन रखें कि जिस वक्त मैं निकलूंगा, ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर। फिर से ना उसको तारीख की समझ है, ना उसको जो ये रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है ना उसको तारीख की समझ है, ना सियासत की समझ है, और ना ही उसको समझ है पाकिस्तानी कौम के मिजाज की। ये जो कौम फैसला जब कर लेती है, आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें, नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में हुआ है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम असेंबलीज, अपनी 2 असेंबलीज कुर्बान कर रहे हैं, 2 असेंबलीज कुर्बान करके, डिसॉल्व करके, और हमारी उसके बाद कोशिश है कि पाकिस्तान में कम से कम हमारे 2 सूबों में इलेक्शन हो। और मैं इंशाअल्लाह मैं कैंपेन करूंगा अपने 2 सूबों के अंदर, और जो मैं अपनी कौम का मिजाज जानता हूं, इंशाअल्लाह एक भारी अक्सरियत से हमें हमारी कौम फिर से इक़्तिदार में लेके आएगी। और वो इक़्तिदार होगा असल जब हम बड़े बड़े फैसले कर सकेंगे पूरी ताकत से। बहुत बहुत शुक्रिया।